Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Want early access to all videos of this series? Join our paid Telegram group for just 499 rupees. One-time payment, lifetime access. WhatsApp now to join us. सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी में आपका स्वागत है। आज हम एम लक्ष्मीकांत की इंडियन पॉलिटी के एक और अहम चैप्टर पर चर्चा करेंगे। हाँ, आज का टॉपिक है चैप्टर 61, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज यानी एनसीएम। बिल्कुल, ये यूपीएससी की तैयारी के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है, तो हम इसका एक गहरा विश्लेषण करेंगे, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पॉइंट्स को कवर करते हुए। जी, अल्पसंख्यक अधिकार, उनकी सुरक्षा, ये सब भारतीय राज व्यवस्था और सामाजिक न्याय का आप कह सकते हैं कोर हिस्सा है। और एनसीएम इसी दिशा में एक इंस्टीट्यूशनल एफर्ट है। एग्जैक्टली। तो इसकी बनावट, इसके काम, इसकी सीमाएं, ये सब समझना यूपीएससी के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। हमारा इरादा सिर्फ फैक्ट्स रटना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि ये आयोग क्यों बना, इसका लीगल बेसिस क्या है, संवैधानिक स्थिति क्या है, और असल में ये अल्पसंख्यक अधिकारों की रक्षा में कितना कामयाब रहा है। हाँ, और परीक्षा के लिए क्या-क्या पॉइंट्स याद रखने हैं। ओके, लेट्स अनपैक दिस। और हाँ, जैसे आपने कहा, प्रीलिम्स के लिए जो स्पेसिफिक डिटेल्स हैं, जैसे एनसीएम एक्ट कब आया, कौन से समुदाय नोटिफाइड हैं, अपॉइंटमेंट कौन करता है, आयोग की पावर्स क्या हैं, उन पर हम खास ध्यान देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस महत्वपूर्ण निकाय की पूरी कहानी, इसकी स्ट्रक्चर, पावर्स, फंक्शंस और यूपीएससी रेलेवेंस को समझते हैं। शुरुआत एक मेन स्टाइल प्रश्न से करते हैं। सोचिए, मेंस में ऐसा सवाल आ सकता है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग यानी एनसीएम की स्थापना के पीछे क्या उद्देश्य थे? और ये अल्पसंख्यकों के संवैधानिक और कानूनी अधिकारों की सुरक्षा में कहां तक सफल रहा है? इसकी शक्तियों और सीमाओं का एक क्रिटिकल इवैल्यूएशन करें। बहुत अच्छा सवाल है। तो एनसीएम की जरूरत ही क्यों पड़ी? देखिए, भारत तो विविधताओं का देश है, बहुत सारे धार्मिक, भाषाई अल्पसंख्यक समुदाय हैं यहाँ। बिल्कुल। संविधान ने उनको अधिकार दिए हैं, जैसे आर्टिकल 29, आर्टिकल 30, उनके कल्चरल, एजुकेशनल राइट्स की रक्षा के लिए। हाँ, ये तो है। पर समय के साथ ये महसूस हुआ कि सिर्फ अधिकार देना काफी नहीं है। हाँ, मतलब उनका इम्प्लीमेंटेशन, उनकी मॉनिटरिंग, उसके लिए कोई व्यवस्था तो चाहिए। एग्जैक्टली। और अगर किसी की स्पेसिफिक शिकायतें हैं तो उनका निवारण कैसे हो, तो एक डेडिकेटेड इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म की जरूरत महसूस हुई। हाँ, बिल्कुल। और इसी जरूरत को पूरा करने के लिए संसद ने पास किया नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट 1992 और फिर 1993 में ये आयोग बना। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स फैक्ट है। एनसीएम की स्थापना हुई नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट 1992 के तहत। 1992 एक्ट। ठीक है। और ये भी याद रखें, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, वैधानिक निकाय, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, जैसे एनसीएससी या एनसीएसटी हैं। अच्छा, ये फर्क इंपॉर्टेंट है। हाँ, प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैट्यूटरी मतलब संसद के कानून से बना है, कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं। समझ गए। तो इसका मकसद था अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करना, उनके डेवलपमेंट को प्रमोट करना और ये सुनिश्चित करना कि वो नेशनल लाइफ में पूरी तरह पार्टिसिपेट कर सकें। शुरू में कितने समुदाय थे इसमें नोटिफाइड? शुरू में इस एक्ट के तहत केंद्र सरकार ने 5 समुदायों को अल्पसंख्यक माना था: मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट और पारसी, मतलब ज़ोरोएस्ट्रियंस। 5, ठीक है। और एक और प्रीलिम्स फैक्ट, बाद में जनवरी 2014 में जैन समुदाय को भी इसमें जोड़ा गया, छठा अल्पसंख्यक समुदाय। अच्छा, हाँ, 2014 में। तो अब कुल 6 हो गए। जी हाँ, 6 नोटिफाइड माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं फिलहाल। अगर हम इसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से जुड़े तो एनसीएम का काम आर्टिकल 29 और 30 के इम्प्लीमेंटेशन को देखना भी है। बिल्कुल। आर्टिकल 29 जो अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है, और आर्टिकल 30 जो उन्हें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस चलाने का अधिकार देता है। तो ये आयोग एक तरह से इन कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज को जमीनी हकीकत बनाने का एक टूल है। हाँ, कह सकते हैं। लेकिन जैसा मेंस के सवाल में था, ये कितना सफल रहा है, यहीं पर क्रिटिकल इवैल्यूएशन आता है। व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज, एनसीएचएम को अक्सर एनसीएससी या एनसीएसटी के मुकाबले थोड़ा कमजोर माना जाता है। क्यों? क्योंकि एनसीएससी आर्टिकल 338 में है, एनसीएसटी आर्टिकल 338A में। वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, एनसीएम स्टैट्यूटरी है। और कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जे से क्या फर्क पड़ता है? कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जे से ऑटोनॉमी बढ़ती है, शक्तियां ज्यादा मजबूत होती हैं,
जैसे हमने एनसीबीसी के केस में देखा, जिसे आर्टिकल 338B के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला। हाँ, सही कहा। एनसीएम के लिए भी ऐसी मांग उठती रही है। बिल्कुल। ये बात तो है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस न होना इसकी इफेक्टिवनेस पर सवाल तो उठाता है। खैर, इसकी शक्तियों पर हम आगे बात करेंगे। तो इस पहले सेगमेंट के टेकअवेज क्या हैं? प्रीलिम्स टेकअवे। सबसे पहले एनसीएम एक्ट 1992, स्थापना 1993, स्टेटस स्टैट्यूटरी मतलब वैधानिक, नोटिफाइड कम्युनिटीज मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, पारसी, जैन, कुल 6। अपॉइंटमेंट अथॉरिटी कौन है ये आगे देखेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल लिंक आर्टिकल 29 एंड 30। ठीक है। मीन्स टेकअवे, एनसीएम क्यों बना, कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल सेफगार्ड्स की निगरानी, शिकायतों का निवारण, इसकी वैधानिक स्थिति और संवैधानिक दर्जे की बहस और अल्पसंख्यक अधिकारों की रक्षा में इसकी भूमिका का एक शुरुआती मूल्यांकन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आयोग की संरचना, शक्तियां और कार्य, कॉम्पोजिशन, पावर्स एंड फंक्शंस। मेंस के लिहाज से ये सवाल भी बन सकता है। एनसीएम की संरचना और प्रमुख कार्यों का वर्णन करें। अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा में इसे दी गई शक्तियां कितनी प्रभावी हैं? हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो एनसीएम एक्ट 1992 के हिसाब से इसकी कॉम्पोजिशन काफी क्लियर है। क्या है कॉम्पोजिशन? इसमें एक चेयरपर्सन होते हैं, एक वाइस चेयरपर्सन और 5 दूसरे मेंबर्स। कुल 7 लोग? हाँ, चेयरपर्सन प्लस वाइस चेयरपर्सन प्लस 5 मेंबर्स। और ये सभी अल्पसंख्यक समुदायों से होने चाहिए। एक्ट में लिखा है। और इनकी नियुक्ति? इन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये डिटेल प्रीलिम्स के लिए याद रखें, अपॉइंटमेंट बाय प्रेसिडेंट। ओके। और सदस्य कैसे चुने जाते हैं? एक्ट कहता है कि प्रतिष्ठित, योग्य और सत्यनिष्ठ व्यक्ति होने चाहिए। एमिनेंस, एबिलिटी एंड इंटेग्रिटी वाले लोग। कार्यकाल और सेवा शर्तें? वो भी राष्ट्रपति ही तय करते हैं। जनरली कार्यकाल 3 साल का होता है। 3 साल, ठीक है। अब आते हैं आयोग के कार्यों पर। फंक्शंस। हाँ, ये एनसीएम एक्ट के सेक्शन 9 में दिए हैं। हाँ, और ये काफी लंबी लिस्ट है। पहला तो है अल्पसंख्यकों के विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना, केंद्र और राज्यों के स्तर पर। मॉनिटरिंग द प्रोग्रेस। हाँ। दूसरा, संविधान और कानूनों में अल्पसंख्यकों के लिए जो सेफगार्ड्स दिए गए हैं उनके कामकाज की निगरानी करना। मॉनिटरिंग द वर्किंग ऑफ सेफगार्ड्स। ये बहुत महत्वपूर्ण काम है। फिर इन सेफगार्ड्स को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए केंद्र या राज्य सरकारों को सिफारिशें करना, रिकमेंडेशंस देना। चौथा, अल्पसंख्यकों के अधिकारों या सेफगार्ड से वंचित करने वाली स्पेसिफिक कंप्लेंट्स को देखना और उनकी जांच करना, इन्वेस्टिगेशन ऑफ कंप्लेंट्स। हाँ, ये ग्रीवियंस रिड्रेसल वाला पार्ट है। बिल्कुल। पांचवां, अल्पसंख्यकों के खिलाफ भेदभाव से जुड़ी समस्याओं का अध्ययन करना और उन्हें दूर करने के उपाय सुझाना, स्टडीज ऑन डिस्क्रिमिनेशन। रिसर्च और स्टडीज भी इनके काम का हिस्सा हैं। हाँ। छठा, अल्पसंख्यकों के सोशियो इकोनॉमिक और एजुकेशनल डेवलपमेंट से जुड़े मुद्दों पर स्टडी, रिसर्च, एनालिसिस करना। ठीक है। सातवां, अल्पसंख्यकों से जुड़े किसी भी मामले, खासकर उनकी दिक्कतों पर केंद्र सरकार को सुझाव देना, सजेशंस टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। और आठवां, केंद्र सरकार को रिपोर्ट्स देना, पीरियोडिक रिपोर्ट्स, खासकर एनुअल रिपोर्ट। हाँ, और नौवां, कोई भी और काम जो केंद्र सरकार सौंपे। तो ये काफी वाइड रेंज ऑफ फंक्शंस हैं। मॉनिटरिंग, रिकमेंडेशन, इन्वेस्टिगेशन, रिसर्च, सब कुछ है। एग्जैक्टली। और इन कामों को करने के लिए आयोग को कुछ शक्तियां भी चाहिए। हाँ, बिल्कुल। पावर्स के बिना तो काम कैसे होगा। इंपॉर्टेंट पावर फॉर प्रीलिम्स। जब आयोग को शिकायत जांच रहा हो या किसी मामले की निगरानी कर रहा हो तो उसे सिविल कोर्ट की शक्तियां प्राप्त होती हैं, अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। सिविल कोर्ट की शक्तियां, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि आयोग जैसे एक सिविल कोर्ट काम करता है जांच के दौरान, वैसे ये भी कर सकता है। जैसे कि? जैसे भारत के किसी भी हिस्से से किसी को भी समन कर सकता है, बुला सकता है, उन्हें हाजिर होने के लिए कंपेल कर सकता है, शपथ पर उनकी जांच कर सकता है। अच्छा। कोई भी डॉक्यूमेंट मंगवा सकता है, उसे पेश करने के लिए कह सकता है, एफिडेविट्स पर एविडेंस ले सकता है, किसी भी कोर्ट या ऑफिस से कोई पब्लिक रिकॉर्ड या उसकी कॉपी मंगवा सकता है। ठीक है। गवाहों या डॉक्यूमेंट्स की जांच के लिए कमीशन जारी कर सकता है। तो ये तो काफी सिग्निफिकेंट पावर्स है इन्वेस्टिगेशन के लिए। ये शक्तियां जरूरी हैं ताकि आयोग सिर्फ एक एडवाइजरी बॉडी ना रह जाए। ये पावर्स एनसीएससी, एनसीएसटी, एनसीबीसी, एनएचआरसी जैसे दूसरे आयोगों के पास भी हैं। इससे आयोग फैक्ट्स पता लगा सकता है, अपनी रिपोर्ट्स और रिकमेंडेशंस को एविडेंस बेस्ड बना सकता है। एग्जैक्टली। आयोग अपनी रिपोर्ट किसे देता है? अपनी एनुअल रिपोर्ट या कोई स्पेशल रिपोर्ट ये केंद्र सरकार को सौंपता है। और फिर सरकार? केंद्र सरकार इन रिपोर्ट्स को संसद के दोनों सदनों के सामने रखवाती है
साथ में एक एक्शन टेकन रिपोर्ट ATR भी देनी होती है। ATR मतलब रिपोर्ट की सिफारिशों पर क्या कार्रवाई की गई। हाँ, या अगर कोई सिफारिश नहीं मानी तो उसका कारण बताना होता है, मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग द रीजंस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस। और अगर रिपोर्ट किसी राज्य सरकार से संबंधित हो तो एक और डिटेल, अगर रिपोर्ट या उसका कोई हिस्सा किसी राज्य सरकार से जुड़ा है तो उसकी कॉपी उस राज्य के गवर्नर को भेजी जाती है। अच्छा, फिर गवर्नर उसे राज्य विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेचर के सामने रखवाते हैं, वही ATR या नॉन एक्सेप्टेंस के कारणों के साथ। ये प्रोसेस ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के लिए जरूरी है। हाँ, कम से कम कागज पर तो है। लेकिन यहाँ फिर वही सवाल आता है इफेक्टिवनेस का। दिस रेजेस एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हाँ, वही बात जो हमने पहले उठाई थी। सिविल कोर्ट की शक्तियां तो हैं, पर आयोग की सिफारिशें आखिर में एडवाइजरी ही हैं, सलाहकार प्रकृति की। एग्जैक्टली, सरकारें उन्हें मानने के लिए लीगली बाउंड नहीं है। उन्हें बस संसद या विधानमंडल को बताना है कि क्यों नहीं मानी। और यही NCM की इफेक्टिवनेस पर सबसे बड़ा सवाल है। अगर सरकार की पॉलिटिकल विल ना हो तो आयोग की जांच और सिफारिशें वो बस सिफारिशें ही रह जाती हैं। क्या सिर्फ रिपोर्ट पेश करने और कारण बताने से काफी दबाव बनता है? ये डिबेट का विषय है। बिल्कुल, कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि आयोग को और ताकत देने की जरूरत है, या तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया जाए। खैर, ये सब बहस के मुद्दे हैं। सही कहा। पावर्स और इफेक्टिवनेस के बीच बैलेंस बनाना हमेशा एक चैलेंज होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ना होना और रिकमेंडेशंस का एडवाइजरी होना, ये दो मेन लिमिटेशंस हैं। तो इस दूसरे सेगमेंट के टेकअवेज क्या होंगे? प्रीलिम्स टेकअवे, संरचना चेयरपर्सन प्लस वाइस चेयरपर्सन प्लस 5 मेंबर्स, नियुक्ति प्रेसिडेंट, कार्यकाल जनरली 3 साल, प्रेसिडेंट द्वारा निर्धारित, रिपोर्टिंग सेंट्रल गवर्नमेंट को, फिर पार्लियामेंट में, अगर स्टेट से रिलेटेड तो कॉपी गवर्नर को स्टेट लेजिस्लेचर में, पावर्स सिविल कोर्ट की शक्तियां जांच के दौरान, रिकमेंडेशंस कैसी हैं, एडवाइजरी। ठीक है, मेन टेकअवे आयोग के फंक्शंस क्या-क्या हैं? मॉनिटरिंग, इन्वेस्टिगेशन, रिकमेंडेशन, स्टडी, रिपोर्टिंग। सिविल कोर्ट की शक्तियों का क्या महत्व है? इफेक्टिवनेस का मूल्यांकन, खासकर एडवाइजरी नेचर और लैक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस के कॉन्टेक्स्ट में इसकी सीमाएं क्या हैं? तो हमने देखा कि नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज भारत में अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण स्टैट्यूटरी बॉडी है। हाँ, 1992 के एक्ट से लेकर आज तक इसने अल्पसंख्यकों के मुद्दों को उठाया है, सरकार का ध्यान खींचा है। इसकी स्थापना, स्ट्रक्चर, फंक्शंस, पावर्स, ये सब समझना UPSC के पॉलिटी और सोशल जस्टिस दोनों के लिए ही बहुत जरूरी है। बिल्कुल, हमने इसके स्टैट्यूटरी बेसिस, नोटिफाइड कम्युनिटीज, अपॉइंटमेंट प्रोसेस, फंक्शंस की रेंज, सिविल कोर्ट की पावर्स और सबसे जरूरी इसकी लिमिटेशंस पर फोकस किया। हाँ, लिमिटेशंस जैसे एडवाइजरी रिकमेंडेशंस और कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस की कमी। प्रीलिम्स के लिए फैक्ट्स और मेंस के लिए एनालिसिस, दोनों ही हमने कवर करने की कोशिश की। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? इसका मतलब ये है कि NCM जैसी संस्थाएं भारत के इंक्लूसिव और सेक्युलर फैब्रिक को बनाए रखने के प्रयासों का एक हिस्सा हैं। हाँ, एक मैकेनिज्म है ये देखने का कि डेवलपमेंट प्रोसेस में माइनॉरिटीज की आवाज सुनी जाए, उनके अधिकारों को अनदेखा न किया जाए। हालांकि इसकी इफेक्टिवनेस पर सवाल हैं जो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की जरूरत की तरफ इशारा करते हैं। बिल्कुल सही। जाते जाते एक विचारणीय प्रश्न छोड़ जाते हैं, क्या अल्पसंख्यक की परिभाषा सिर्फ नेशनल लेवल पर नोटिफाइड धार्मिक और भाषाई समूहों तक ही सीमित रहनी चाहिए? ये एक दिलचस्प सवाल है। या फिर राज्यों के अंदर जो समूह असल में अल्पसंख्यक हैं, जैसे मान लीजिए लक्षद्वीप में हिंदू या कश्मीर में हिंदू, उनकी स्थिति पर विचार करने के लिए डेफिनेशन में ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक अप्रोच की जरूरत है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने भी TMA पाई फाउंडेशन केस 2002 में इस पर कुछ कहा था कि राज्य को भी इकाई माना जा सकता है अल्पसंख्यक तय करने के लिए। ये अभी भी डिबेट का विषय है। बिल्कुल, इस पर सोचिएगा। सिंप्लीफाइड UPSC by PPP पर आज के इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के गहन विश्लेषण के साथ। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.